Hello, I OP Srivastava is going to explain about optics and its characteristics and its most important properties also. In fact, study of light is basically known as optics. वास्तव में प्रकाश की पढ़ाई को ही प्रकाशमिति कहा जाता है और कोई भी एक ऐसा नियम नहीं है जो प्रकाश के लाइट के बिहेवियर को फुली एक्सप्लेन करे। इसलिए लाइट स्टडी यानी कि ऑप्टिक्स को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, दो या यूं कहिए तीन। इनफैक्ट हमने लिखा भी है यहाँ पर है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली बात, वेरी फर्स्ट थिंग कीप इन माइंड, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लाइट, so called optics, study of light is known as optics, is divided in three parts which are as below. लाइट के स्टडी यानी कि ऑप्टिक्स को हम लोग तीन हिस्से में बांटते हैं। एक को बोलते हैं जनरल ऑप्टिक्स, दूसरे को फिजिकल ऑप्टिक्स है, तीसरे को क्वांटम ऑप्टिक्स। इनफैक्ट नो वन लॉ कैन एक्सप्लेन फुली लिविंग दिस क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम ऑप्टिक्स। Geometrical optics and physical optics, they are two different things to explain the behavior of light. Geometrical optics, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, क्यों कहते हैं? बिकॉज with the help of geometry we we explain the behavior of light. In this geometrical optics, what is study? Reflection of light, refraction of light, and photometry. These three important chapters we will study in geometrical optics. Especially geometrical optics is mentioned fully in high school. Most of the important thing is that reflection. Very small part of refraction is included in high school standard. But in detail is intermediate as well. In this lecture, I am going to give lecture for high school students, which in which I will explain reflection, all these things. But in between, I have left the behavior and division of optics. Geometrical optics, one part in which we will study reflection, refraction, and photometry. And next is physical optics, in which we will study interference and diffraction. At last, a quantum mechanics, quantum optics. It is beyond your course. You have to study all these things in not before MSc. You have to study things in MSc at least. So anyway, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्या मतलब हुआ? जैसा कि हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नाम इसलिए पड़ा है कि विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री वी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लाइट, राइट? एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये भी मान के चलते हैं, वी कंसीडर दैट लाइट इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वी कंसीडर द लाइट ट्रेवल इन straight line, and with the help of geometry we analyze the finding and extract of the result in which uh, and this is why especially known as geometrical optics. And this law was proposed by Albert Einstein, by Newton in fact. और न्यूटन ने इसका नाम कार्पास्केलर थ्योरी रखा था। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो बस इतना ही है कि लाइट का कोई एक नियम क्वांटम ऑप्टिक्स के आने से पहले नहीं था जो लाइट के पूरे बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके। इस लाइट की स्टडी को दो भागों में बांटा गया। पहला था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा था फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मान के चला गया कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और फिजिकल ऑप्टिक्स में माना गया कि लाइट ट्रेवल इन वेव फॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज दिस लेक्चर इज ओनली फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए मेरा दूसरा लेक्चर है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं बताऊंगा।
लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो रिफ्लेक्शन। देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। हालांकि इसके लिए मैंने थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन भी रखा है, लेकिन पहले इसको आगे थोड़ा बढ़ ले हम लोग। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बताया था ना कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो तीन ही स्थिति पढ़नी है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्लियर होगा। पहला रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है। उसके लिए कहा है ना, व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस, लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है, देन थ्री फिनोमेना टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है तो तीन घटनाएं होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है उसे रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है एब्जॉर्बिंग सरफेस कहते हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में होता क्या है। तो जैसा कि वर्ड से क्लियर है, रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ लौट आना, रिफ्लेक्ट हो जाना। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, क्या क्या नियम है, उसके लिए सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अपना नियम दिया था उसका नाम था स्नेल्स। स्नेल्स ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दिया था। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज सोन इन फिगर। फिगर नीचे मैंने दिखा दिया है, क्या मैं दिखा भी देता हूँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे है, ये जो लाइट सरफेस, ये है सरफेस, मिरर सरफेस, इस पर इंसिडेंट हो रहा है, और ये लौटने वाला लाइट है, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। इसलिए मैं दो फिगर दिया है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। नियम के अनुसार दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा है क्या है वो भी देख लें। लिखा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज फिगर ए एंड बी। दूसरा है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। वो क्या होता है सेम प्लेन का, क्या मतलब, वो भी जरा समझा देता हूं मैं। यहाँ मैंने एक फिगर रखा होगा, ये कहाँ गया ये फिगर, मैं सॉरी फिगर दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ? मैंने फिगर रखा जरूर था, ये हियर इट इज, ये है, ये है। देखिए ये एक प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये एक वर्टिकल, इसके ऊपर एक वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। आप देख रहे हैं दिस इज ए इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। अब ये तीनों एक ही प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में अगर ये है तो इसी प्लेन में ये भी होगा, उसी प्लेन में नॉर्मल होगा। ये है स्नेल्स का दूसरा नियम। तो स्नेल्स के नियम क्या हो गया, पहली बात इंसिडेंट रे, लेकिन उससे ही पहले मोटी बात ये समझ लीजिए, जब भी लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है तो तीन घटनाएं, थ्री फिनोमेना टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन नियम अनुसार क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको मैंने अलग ढंग से भी दिखाने की कोशिश की है, वो भी मैं दिखा देता हूँ ये नियम कैसे काम करता है। मैं यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन लिया, मैंने ये लिया, हमने दिखाया यहाँ पर क्या है, स्नेल्स लॉ को फिर से लिखा, हमने क्या लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जो कि यहाँ दिखाई पड़ा है, यहाँ दिखाई पड़ा ये एक मिरर है, और इस पर एक रे इंसिडेंट हो रही है और ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये नॉर्मल है, सरफेस की ओर नॉर्मल।
तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती हो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आई वांट टू से कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज दिस वन एंड आर इज दिस वन। मैं इसको थोड़ा एनिमेट करके भी दिखाता हूँ, एनिमेशन दिखाता हूँ इसमें। अब जैसे आप हम यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री आप जैसे बढ़ाते हैं, देखिए ये एंगल ऑफ रेफरेंस बढ़ता जा रहा है। हाँ, घटाएंगे तो घटते, जितना इंसिडेंट रे है 20 डिग्री इंसिडेंट एंगल, 20 डिग्री रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर आप इसको बढ़ा दें 34 डिग्री इंसिडेंट एंगल, 34 डिग्री रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से जो एंगल बनाता है दैट इज इंसिडेंट एंगल, सारे इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों ही बराबर है। और उसको एनिमेशन में मैंने ये दिखाने की कोशिश की, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बदलेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बदलेगा, बट हमेशा ही दोनों बराबर बने रहेंगे। ये है स्नेल्स लॉ। तो क्लियर हुआ, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल, वन थिंग। सेकेंड थिंग, incident ray, that is incident ray, this is reflected ray, this is the normal and it is a mirror, they all lie in the same plane। फिलहाल यहाँ प्लेन क्या है, ये स्क्रीन जो है एक प्लेन है जिसमें तीनों ही लाई करते हैं। ये होता है स्नेल का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ, दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। ओके, बट मैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में ही बताता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया हमने यहाँ पर। हमने यहाँ पर इसको 3 हिस्से में बांट दिया था, इसे समझाने के लिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये इंसिडेंट रे, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे आर लाई इन द सेम प्लेन। और रे डायग्राम, ये रे डायग्राम हमने दिखाया था आपको। अब हम आपको दिखाते हैं इमेज फॉर्मेशन मिरर से कैसे होता है, वो भी थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। यहाँ बनाया है, ये कैसे इमेज फॉर्म करता है वो मैंने दिखाया यहाँ पर। यहाँ हमने लिया, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, हियर इट इज एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, एक रेज ये चल रही है ऑब्जेक्ट से, और ये है मिरर, इस पे इंसिडेंट होती है और फिर यहाँ से ये है नॉर्मल, इसका ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। और एक रे यूं गिरती है और एक रे डायरेक्टली नॉर्मली गिरती है। नॉर्मली गिरती है यानी कि नॉर्मल से इसका बना हुआ एंगल जीरो है, सो इंसिडेंट एंगल जीरो हुआ तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो होगा, मीन्स रे विल बी रिफ्लेक्ट इन द सेम वे। नाउ एक्सटेंड दिस रे बियॉन्ड द मिरर एंड एक्सटेंड दिस रे आल्सो, दे सपोज टू मीट हियर। सो देखने वाले को लगता है कि रेज यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, और यही इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाता है। अगर आप देखो ढंग से तो समझ में आएगा कि P ऑब्जेक्ट 5.8 मीटर दूरी पर है, तो P इमेज 5.8 पर, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतने पीछे इमेज है। इसको आप चाहें तो हाइट ऑफ इमेज बढ़ा के देख सकते हैं, इमेज बढ़ा के, जैसे सपोज कर लिए ये H है, इट इज द हाइट ऑफ इमेज HOB, इसको हम बढ़ा देते हैं तो देखिए अपने आप ये बढ़ता जाएगा। तो जितना आगे ऑब्जेक्ट जाएगा उतने ही पीछे इमेज बनेगा। उसी हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिसाइड किया है। ये तो मिरर का लेंथ है और कोई नहीं बात है, ये है। ऑलराइट, so this way you can manage the things। ऑलराइट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घटा बढ़ा सकते, कहाँ है इंसिडेंट कहाँ हो रहा है। तो दिस इज द वे हाउ इमेज इज फाउंड बाय plane mirror based on reflection principle। Is it clear? So one thing I make you clear, that is what is law of reflection, how angle of incident is equal to angle of incident is equal to angle of reflection। ये इमेज फॉर्मेशन में हटा देता हूँ।
एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वन थिंग। एंड इसका रेट डायग्राम हमने यहाँ दिखाया था, इसको एनिमेट भी करके दिखाया था हमने कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट घटाओ बढ़ाओगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटे बढ़ेगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जो कि स्नेल्स लॉ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन एंड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बताया और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है यही बताया, और ये भी मैंने प्रूव कर दिखाया कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही पीछे इमेज बनेगा। ऑलराइट, दिस इज द वे टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन। आगे रिफ्रैक्शन और इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर, रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस, दिस ऑल वी विल स्टडी। तो इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, इसको सेव करके बंद कर देता हूँ। मैं इसके बाद ये खोलता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा था कि एंगल ऑफ स्नेल्स लॉ हमने यहाँ बताया था, है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल दे आर लाई इन द सेम प्लेन, ये बताया था। और फिर उसको प्लेन वाली बात बताई थी। अब उसके बाद इमेज फॉर्मेशन यहाँ भी दिखाया है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट से रेस चलता है, ठीक है, ठीक, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया, इसको रिफ्लेक्ट किया, इसको पीछे बढ़ाइए, एक नॉर्मल रेज लीजिए, जिस तरह गिरता है उसी को पीछे एक्सटेंड किए, दोनों जहाँ मिलेंगे वही इमेज फॉर्मेशन होगा, और देखने वाले को लगेगा ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ है, यहाँ से रेज आ रही है। ऑलराइट, ओके। सो रेस्ट, रिफ्रैक्शन एंड image formation by curved reflecting surface we will study later on। ये रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस दरमियान आपको कोई प्रॉब्लम हो और समझ में ना आ रहा तो आप मुझे फ़ोन कर मुझे आप मेल कर सकते हैं। मैं अपना मेल एड्रेस लिख दे रहा हूँ। मेरा मेल एड्रेस है omrdso@gmail.com। gmail.com मेरा ये मेल एड्रेस है। If you have any problem, please mail me. I will explain it. If it's possible, I will make a video of it. And feel free to ask any problem, because I am not going to charge a single penny. It is all free. Okay. Thank you. Thank you for watching the videos. Thank you.